हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ और शार्प लर्निंग ऐप पर भी तमाम स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं। तो ट्रंप ने एक नया दावा कर दिया है और उससे बहुत नुकसान हो रहा है भारत का। यूरोपीय संघ ने भारत की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी पर बैन लगा दिया है। बिहार सरकार ने लोगों को मुफ्त बिजली देने का फैसला किया है। कितना यूनिट? पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल, उसका नाम क्या है, जो कि इंडियन नेवी में शामिल कर लिया गया है। किस देश ने वोट देने की जो न्यूनतम उम्र है वो 16 साल कर दी है। यूक्रेन में नई प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं, उनके बारे में जानेंगे। हॉकी का एक ख़ास अवार्ड है, वो किस महिला खिलाड़ी ने जीता है पहली बार, भारतीय ने। फीफा क्लब वर्ल्ड कप वो समाप्त हो गया 2025 का, किस टीम ने जीता है, और भी कई इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो शुरू करते हैं दोस्तों, और एक क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन बस जान लीजिए आप। डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि मई में जो भारत पाकिस्तान के बीच में जो सैन्य संघर्ष हुआ था उस दौरान 5 जेट मार गिराए गए। कहने का मतलब ये है कि जो दोस्त है ना ट्रंप, उसने भारत सरकार का जितना नुकसान कराया ना उतना तो कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता है। लगातार वो कहते रहे हैं पिछले दिनों में कि जो युद्ध विराम है या सीज फायर कहिए उसको, वो अमेरिका ने धमकी दे के रुकवाया भारत और पाकिस्तान को कि व्यापार जो है हम रोक देंगे, लेकिन भारत सरकार ने मना किया, इसको खारिज किया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी जो ट्रंप से फ़ोन पर बात की और साफ तौर पर इसको खंडन किया सामने में भी, लेकिन ये लगातार ये दे रहे हैं। तो अभी लेटेस्ट बात है, 18 जुलाई को उन्होंने दावा किया कि भारत पाकिस्तान सैन्य संघर्ष के दौरान 5 जेट गिराए गए हैं। हालांकि एक खास बात है कि उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया है कि किस पक्ष को नुकसान हुआ, पाकिस्तान के गिरे या भारत के गिरे। डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान है ना, वो 2 परमाणु सशस्त्र पड़ोसियों के बीच में युद्ध की स्थिति को शांत करने के, जो उनका कहना है कि हमने ये काम किया और हमारी ये खूबी है। हालांकि 5 जो विमान है, जेट है, गिराए जाने के संबंध में ट्रंप के जो दावे हैं उन्होंने इसका कोई भी साक्ष्य नहीं दिया है। नहीं भारत ने इसको लेकर कुछ कहा है। हुआ क्या, ट्रंप जो है ना वो व्हाइट हाउस में कुछ रिपब्लिकन जो अमेरिकी सांसद हैं वहाँ के, उनको रात्रि भोज दे रहे थे और उसी दौरान कहा कि हमने कई युद्ध रोके हैं, और वो एक गंभीर युद्ध थे भारत पाकिस्तान के बीच में भी जो चल रहे थे, और वहाँ पर विमान गिराए गए। मुझे लगता है कि असल में 5 जेट गिराए गए थे, ऐसा ट्रंप का कहना है। और कहा कि ये 2 गंभीर परमाणु शक्ति संपन्न देश थे और दोनों एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। आप जानते हैं यह युद्ध का नया रूप लगता है। तो ये इन्होंने श्रेय लेने की बार बार ये कोशिश की है। ओके, और भारत ने ट्रंप के इस दावे से असहमति जताई थी पहले ही कि उनके हस्तक्षेप और व्यापार वार्ता तोड़ने की धमकियों का ही नतीजा नहीं था। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट ये मुद्दा है। भारत का हमेशा रुख रहा है कि भारत और पाकिस्तान वो सीधे तौर पर आपस में सुलझा सकते हैं, इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बाज नहीं आ रहे, लगातार ये कह के और एक तरह से भारत सरकार को ऐसे संकट में डाल रहे हैं, नुकसान ही कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में। अब देखते हैं कि इस पर सरकार क्या जवाब देती है। ठीक है, लेकिन ये खास बात है कि इस मुद्दे पर ये नहीं कहा कि पाकिस्तान का गिरा है या भारत का गिरा है जहाज। चलें आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न लेंगे हम लोग। यूरोपीय यूनियन ने भारत की दूसरी सबसे बड़ी वडीनार रिफाइनरी पर प्रतिबंध लगा दिया। तो गुजरात में स्थित यह रिफाइनरी किस कंपनी की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताते हैं। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि इसका PDF जो है ना वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या शार्प लर्निंग ऐप पर भी लगातार हम लोग अपडेट देते रहते हैं दिन भर, वहाँ का न्यूज़ सेक्शन में, और फ्री PDF का ऑप्शन है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, शार्प लर्निंग ऐप पर। और अगर आप करंट फोर्स की शानदार तैयारी करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं मेम्बरशिप प्लान शार्प लर्निंग ऐप पर। और ये जो मेंबरशिप प्लान है वो 2 तरह का है, ISPCS मेंबरशिप प्लान है और दूसरा है बेसिक मेंबरशिप प्लान। और इन सब में खासियत ये है कि आपको पिछले 2 सालों के कंटेंट मिल जाते हैं और अगले 1 साल तक अपडेट आपको मिलता रहता है लगातार, वीडियो, PDF, टेस्ट, ये सब कुछ होता है। और PDF बहुत खास तरह का है, जो मैं बताता हूँ ना उसका वीडियो का लिंक भी होता है हर क्वेश्चन के नीचे,
ताकि अगर आप उससे रिलेटेड वीडियो समझना चाहते हैं, विजुअली देखना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, 2026 तक, अगले साल तक का अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो प्रश्न यहाँ पर हमने क्या कहा था, पूछा ये था आपसे, या मैं बता रहा हूँ कि यूरोपीय संघ ने भारत की दूसरी सबसे बड़ी वडीनार रिफाइनरी पर प्रतिबंध लगा दिया, बैन लगा दिया। तो गुजरात में स्थित यह रिफाइनरी किस कंपनी की है? आंसर का नायरा एनर्जी लिमिटेड। और ये न्यूज़ देख रहे हैं आप, ठीक है। और साफ तौर पे भारत ने इस पर आपत्ति जताई है, कहा कि ये जो सैंक्शन है ये सही नहीं है। ओके, तो नायरा एनर्जी की ये रिफाइनरी है, ये रिफाइनरी है। अब सवाल होगा क्यों किया ऐसा? क्योंकि यूरोपीय यूनियन का कहना है कि उस रिफाइनरी में रूसी कंपनी रोसनेफ्ट, क्या नाम है, रोसनेफ्ट, ये देखिए ये वाला रोसनेफ्ट, इसका 49.13% हिस्सेदारी है। तो कहना है उसका कि रूस की हिस्सेदारी है और इसका अप्रत्यक्ष रूप से फ़ायदा रूस को मिल रहा है और वो उसका इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में कर रहा है। तो और उसकी अर्थव्यवस्था इससे जो है टिकी हुई है, तो कई चीज़ों से टिकी हुई है, तो उनमें ये भी, तो इसलिए ये जो है बैन लगाया। तो ये यूरोपीय यूनियन का ना 18वें दौर का प्रतिबंध की घोषणा की गई है। इससे पहले 17 बार घोषणा की गई थी और उसमें से अब ये 18वें बार में कई सारे प्रतिबंध हैं अलग अलग चीज़ों पर। उनमें भारत का जो नायरा एनर्जी लिमिटेड का ये जो रिफाइनरी देख रहे हैं उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। देश की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी है ये, वाडीनार जो है ना गुजरात में है, समुद्र तट के पास है और वहीं से ये पूरा संचालित होता है। वहाँ पर इसका अपना एक पोर्ट भी है, वहीं पर तेल उतरता है और फिर रिफाइनरी में जाता है। भारत ने इस पर बड़ी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल, उनका कहना है कि भारत किसी भी एक तरफा प्रतिबंध का समर्थन नहीं करता है, जो इस न्यूज़ में आप देख रहे हैं द हिंदू में। अच्छा, यूरोपीय यूनियन ने क्या कहा है, उसके जो विदेश नीति की जो प्रमुख है ना काजा कलास, उनके, तो उनका कहना है कि पहली बार भारत की बड़ी रिफाइनरी को इस प्रतिबंधित सूची में डाला गया है और रूस की जो आक्रामकता है उसकी कीमत जो है ना वो चुकानी पड़ेगी, उससे जुड़े हुए तमाम है उनको। ठीक है, एक और ख़ास बात हुई है कि रूस का जो तेल है ना उसकी अधिकतम कीमत को घटा दिया गया है। तो यूरोपीय संघ ने प्रतिबंध में ये भी शामिल किया है और उस पर G7 भी सहमत है कि जो उसका तेल है ना वो पहले $60 प्रति बैरल एक लिमिट लगाया हुआ था। ठीक है, यूरोपीय संघ ने और G7 ने अब उसको $47.6 प्रति बैरल कर दिया है। मतलब कि दुनिया में कहीं भी अगर रूस का तेल जा रहा है और किसी भी उस मतलब जाएगा तो किसी न किसी देश के साथ ही समुद्र सीमा से होता ही वही जाएगा कि ये $47.6 से ज़्यादा का तो बिल इसका नहीं है। अगर ज़्यादा हुआ तो फिर उसको जब्त कर लेंगे वो लोग। तो ये सब चीज़ें ये हैं। तो यहाँ पर एक सवाल होगा कि इस प्रतिबंध से क्या फ़र्क पड़ेगा भारत पर। रूस पर तो जो बैन है उस पर असर तो होगा ही, भारत पर क्या होगा? तो इसको लेकर विशेषज्ञों का ये कहना है कि इससे भारत की जो ऊर्जा आपूर्ति है और वैश्विक तेल व्यापार है उस पर असर हो सकता है। भारत फिलहाल रूस से अपने कुल तेल आयात का लगभग 40% खरीदता है। ठीक है, और रूसी कच्चे तेल को रियायत दरों पर खरीद कर उसको रिफाइन करके निर्यात भी करता है। ओके, मतलब कितना हुआ रूस से मतलब जितना हम खरीदते हैं ना बाहर से कच्चा तेल, उसमें से 40% जो है ना वो रूस से खरीदा जाता है। ठीक है, और सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर यानी CREA उसके अनुसार 2024 के पहले 9 महीने में वाडीनगर, जामनगर और न्यू मैंगलोर रिफाइनरी में यूरोप को जो निर्यात है ना उसका 58% बढ़ गया था। इतना तो भारत रूस का तेल लेता है और रिफाइन करके और यूरोप को ही बेचता है और यूरोप उसको खरीदता है, क्योंकि यूरोप अगर नहीं खरीदेगा तो फिर उसकी पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। हालांकि जो ये लेटेस्ट जो बैन लगाया गया ना यूरोपीय यूनियन के द्वारा, उसे एक चीज़ तो है कि भारत अब और सस्ता तेल खरीदेगा, मजबूरी होगा। वैश्विक तेल की कीमतें ऊंची हैं लेकिन रूस का जो तेल है वो सस्ता मिलेगा, क्योंकि कहीं से भी आएगा जो जहाज़ है
तो कहीं से भी आ रहा है तो फिर रास्ते में चेक किया जाएगा। हालांकि ये प्रतिबंध जो है ना वो भारत के लिए जोखिम भरा भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल INS निस्तार, उसको किसने बनाया है जिसे इंडियन नेवी में शामिल कर लिया गया है? आंसर होगा हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, यानी विशाखापट्टनम में ही है। ठीक है, और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। तो विशाखापट्टनम में ये बना था, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में। कई बार इस तरह के भी सवाल पूछे गए हैं कि फलाना जहाज है वो कहाँ पर बना था। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। और INS निस्तार, ये भी सवाल हो सकता है इस तरह से कि INS निस्तार जो है ना वो किस तरह का पोत है, किस तरह का जहाज है। तो आपको याद रखना है ये पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल है। अब डाइविंग सपोर्ट वेसल क्या होता है वो भी बताते हैं आपको। तो पहले तो देखिए फोटोग्राफ, ये है निस्तार, और जो बनाया गया है वो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, ये बनाया गया वहाँ पर। निस्तार का एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ मैं, और इसको इंडियन नेवी ने जारी किया है। ओके, इसकी खासियत ये है कि ये डाइविंग सपोर्ट वेसल है। ये सेवा में शामिल हो गया है, यानी कमीशन हो गया है 18 जुलाई को। पूर्णतः स्वदेशी है। इससे पहले हम विदेशी इस तरह का पोत का इस्तेमाल किया करते थे। वजन 10,500 टन है, लंबाई 120 मीटर है, और प्रमुख क्षमताएं जो है ना वो सेचुरेशन डाइविंग सिस्टम है, डीप रेस्क्यू है, पनडुब्बी बचाव है। ये सब काम इसमें जरिए किया जा सकता है। अब सवाल होगा कि ये डाइविंग सपोर्ट वेसल होता क्या है आखिर। देखिए, डाइविंग सपोर्ट वेसल जो है ना एक प्रकार का नौसैनिक या समुद्री पोत कहेंगे, जो गहरे समुद्र में जो उसमें जो गोताखोर हैं उनको सपोर्ट करने का काम करता है। ठीक है, उसके लिए ये डिज़ाइन किया जाता है। गहरे पानी में जैसे मरम्मत का काम है, खोज करना है, बचाव करना है। अगर कोई पानी में ही एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, या युद्ध हुआ और युद्ध के दौरान कुछ ऐसी चीज़ हो गई कि हमें गहराई में जाना है, रिकवरी करना है, तो ऐसे में ये इसके पास बहुत सारे उपकरण होते हैं, और ये संकट में जो है, बचाव में, संकट में, युद्ध में, आपदा में ये काम करेगा। इम्पॉर्टेंट बात ये रहे। ओके, और एक और चीज़ बताऊं कि INS निस्तार जो नाम है ना, ये काफ़ी पहले एक इसी नाम का जहाज़ हुआ करता था 1971 में। ठीक है, मूल निस्तार जो था वो, और उसने भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान विशाखापट्टनम तट के पास जो पाकिस्तानी पनडुब्बी है ना PNS गाजी, उसकी पहचान करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी। तो 1989 में उसको सेवा मुक्त कर दिया गया था। अब 2025 में नया INS निस्तार सामने आया है, और उसके पास अपनी क्षमता है, ज़्यादा बड़ी क्षमता है। अब रणनीतिक महत्व इसका बहुत है। तो भारत अब उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जिसके पास अपना स्वदेशी पनडुब्बी बचाव क्षमता है पूरी तरीके से। और ये भारत के वैश्विक जो पनडुब्बी रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं उसमें बेहतरीन साझेदार बन सकता है। आत्मनिर्भर भारत की जो परिकल्पना है उसको मदद मिलती है इससे। ठीक है, तो इंडियन नेवी के जो चीफ हैं वो कौन है? वो हैं एडमिरल DK त्रिपाठी, एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। तो उनका कहना है कि पुराने जहाज कभी नहीं मरते हैं, उन्नत होके लौटते हैं, और जिस तरह से INS निस्तार जो है ना वो वापस लौटा है। अब आप कहेंगे ये वेसल क्या हुआ, वेसल का मतलब क्या हुआ? ये जो वेसल यहाँ जो प्रश्न में लिखा हुआ है, ये वेसल का मतलब हुआ। देखिए, जो शिप होते हैं ना वो कई तरीके के होते हैं, वॉरशिप कई तरीके के होते हैं। एक होता है जो सबसे बड़ा होता है वो है विमान वाहक पोत, यानी एयरक्राफ्ट कैरियर, जो समुद्र में चलता फिरता हवाई अड्डा है, और बहुत सारे लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर का संचालन उस पर होता है। बड़े आकार का होता है, कमांड सेंटर होता है, जैसे INS विक्रांत है भारत का। दूसरा होता है विध्वंसक पोत, यानी डिस्ट्रॉयर, उससे छोटा हुआ, और ये बहुत देशीय होता है। पनडुब्बी विमान, पनडुब्बियों के विरुद्ध काम करना, आक्रामक होना, तेज गति से चलना, मिसाइल वगैरह तोप इसमें होते हैं, टॉर्पीडोस होते हैं, जैसे INS विशाखापत्तनम है। फिर होता है तीसरा फ्रिगेट, जो उससे छोटा है, वो बड़े जो युद्धपोत हैं उसकी सुरक्षा का काम करता है, जैसे फ्रिगेट को लगाया जाता है INS विक्रांत के साथ इस तरह से। तो पनडुब्बी रोधी और दूसरे जो दुश्मन हैं उन सब से रक्षा करने के लिए, जैसे INS शिवालिक है, INS सतपुड़ा है। फिर उससे छोटा होता है कॉर्वेट, वो तटीय सुरक्षा, टोही, गश्ती, पनडुब्बी रोधी कुछ काम करना है, तो उन सब के लिए काम होता है, जैसे INS करमाटा है। और फिर वेसल होता है
जो समुद्री बारूदी सुरंगों का पता लगाना होगा, निष्क्रिय करना होगा, वो ये सब काम करेगा। डाइविंग यानी गोताखोरी अभियान है, विशेष सोनार है, ड्रोन से लैस है, अंदर समुद्र के अंदर कुछ विशेष कार्रवाई करनी है, वो सब काम करना होता है। और फिर छठा होता है पनडुब्बी, ठीक है। तो ये सब पोत मतलब युद्ध से रिलेटेड जो बड़े जो जहाज हुए और ये सब चीज़ें हुई, ठीक है। मुख्य तौर पर जो है ना वो 5 होते हैं। कौन कौन हो गए याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। एक तो एयरक्राफ्ट कैरियर होता है, हिंदी में कहते हैं विमान वाहक पोत। दूसरा क्या हुआ, विध्वंसक पोत यानी डिस्ट्रॉयर। तीसरा क्या हुआ, तीसरा है फ्रिगेट, ओके। चौथा क्या है, कॉर्वेट, जो कि ये कॉर्वेट है। और फिर पांचवा है वेसल पोत, ठीक है। तो ये है पोत। इसमें हेलीकॉप्टर की भी व्यवस्था है यहाँ पर लैंड करने की। ओके, तो एक इंपॉर्टेंट बात रही। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर होगा, किस देश में चुनावी सिस्टम में बदलाव किया गया है और वोट देने की जो न्यूनतम उम्र है वो 16 साल कर दी गई है घटा के। आंसर होगा ब्रिटेन, या कहें यूनाइटेड किंगडम कह लीजिए आप, पूरा पूरा यूनाइटेड किंगडम। तो वहाँ पर ना वोट डालने की अब मतलब पहले जो ब्रिटेन में थी उम्र वो 18 वर्ष थी, अब उसको घटा के 16 साल कर दिया गया है। इससे पहले अगर हम कहेंगे बदलाव कब हुआ था, 1969 में हुआ था। उस समय 21 से घटाकर 18 साल किया गया था और 2025 में 18 से घटाकर अब 16 साल कर दिया गया। हालांकि जैसे यूनाइटेड किंगडम का जो हिस्सा है ना, स्कॉटलैंड है, इसके अलावा वेल्स है, तो वहाँ पर जो है ना चुनाव में 16-17 साल के युवा वोट डाल सकते थे। लेकिन ब्रिटेन में कुछ हिस्से में, इंग्लैंड है जैसे कि, इंग्लैंड में ये सब नहीं होता करता था। अब ये पूरे वहाँ यूनाइटेड किंगडम में वो कर दिया गया है कि अब 16 साल के जो युवा हैं वो वोट डाल पाएंगे। फिलहाल ब्रिटेन में 4,82,00,000 रजिस्टर्ड वोटर हैं, ठीक है। एक और बात, उसमें वोटर आईडी को सिस्टम में भी कुछ बदलाव किया गया है। अब बैंक कार्ड और तो उसी चीज़ों को भी शामिल कर लिया गया है, ओके। एक और चीज़ हुआ है इम्पॉर्टेंट कि वहाँ विदेश से 500 पाउंड से ज़्यादा चंदा कोई भी पार्टी नहीं ले सकती है विदेश से, ठीक है। अगर हम सोचें, अब ये इस पर एक ख्याल आएगा ना कि कहाँ कहाँ ऐसा है, किन किन देशों में जहाँ 16 साल वोटिंग की न्यूनतम उम्र है। तो एक तो आपने देख लिया ब्रिटेन या कहें यूनाइटेड किंगडम है। इसके अलावा बात करेंगे तो देखिए कुछ लिस्ट मैंने यहाँ पर दिया है। जैसे ऑस्ट्रिया है, वहाँ पर है 16 साल किया जा चुका है। ब्राज़ील, वहाँ वैकल्पिक है, चाहे तो आप 16 साल में भी दे सकते हैं। अर्जेंटीना में भी वैकल्पिक है, दे सकते हैं, ठीक है। इक्वाडोर में, बोलिविया और क्यूबा में वहाँ पर है कि 16 साल में वोट दिया जा सकता है। जर्मनी में क्या है ना, कुछ राज्यों में स्थानीय और क्षेत्रीय चुनाव में है, ठीक है। लेकिन वहाँ का जो राष्ट्रीय चुनाव होता है ना, उसमें 18 साल ही है, ओके। नॉर्वे में कुछ स्थानीय चुनावों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर वहाँ शुरू किया गया है 16 साल। इस्तोनिया में स्थानीय चुनाव में 16 वर्ष जो है ना वो तय किया गया है। अगर एशिया में देखेंगे तो केवल इंडोनेशिया ही है जहाँ पर 17 साल न्यूनतम उम्र है वोट देने की, ठीक है। लेकिन एशिया में उसके अलावा बाकी जितने भी है भारत सहित, तो वो 18 साल है वोट देने की जो एज है वो, ठीक है। एक बार यूनाइटेड किंगडम को देख लेते हैं, चर्चा हुई तो। ये अपना प्यारा भारत है और चलते हैं कहाँ है, यूरोप की ओर। ये पूरा इलाका ये यूरोप है, उसी में ये है यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। उसमें इंग्लैंड है, वेल्स है, स्कॉटलैंड है और नॉर्दर्न आयरलैंड है, उत्तरी आयरलैंड है। उससे मिलकर ये देश बना हुआ है। मल्टी नेशनल कंट्री कह सकते हैं इसको, कई सारे नेशंस हैं वहाँ पर, ठीक है। और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो कीर स्टारमर है, ओके। और वहाँ राजा कौन है, किंग कौन है, चार्ल्स तृतीय। मुद्रा क्या चलती है वहाँ पर, ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग ये चलती है। अगला क्वेश्चन, यूक्रेन की नई प्राइम मिनिस्टर कौन बन गई है, नाम है यूलिया स्वीरिडेंको। हाँ, यूलिया स्वीरिडेंको ये नाम है और ये आप देख रहे हैं। जेलेंस्की जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं ना, उन्होंने इनको नियुक्त किया है। फोटोग्राफ मेरे बगल में है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की, तो उन्होंने 17 जुलाई को मंत्रिमंडल में फेरबदल किया और इनको नया प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया। इससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे डेनिस, उनको हटा दिया गया है। यूलिया जो है वो 39 ईयर की हैं
और इससे पहले उप प्रधानमंत्री और यूक्रेन की पहली महिला अर्थव्यवस्था मंत्री भी थी। और जो बीच में सुना होगा ना, मैंने भी आपको करंट अफेयर्स में बताया था कि अमेरिका ने इसको इस युद्ध में मदद करने के लिए जो है इसके खनिज संसाधनों का उपभोग करने का फैसला लिया हुआ है। तो खनिज संसाधन यूक्रेन ने दे दिया है कि चलिए ये खदान आपके, ये खदान आपके, ये खदान आपके, ये सब कुछ उपयोग करने के लिए। तो उस जो डील हुई थी ना, उसमें इन्होंने भूमिका प्रमुख निभाई थी। ओके, तो ये फेरबदल है। आप कहेंगे कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर का क्या मतलब हुआ? राष्ट्रपति सुनते हैं, प्राइम मिनिस्टर के बारे में सुना नहीं था, कम ही सुना होगा। देखिए, वहाँ मुख्य तौर पर जो पूरा अधिकार होता है ना, वो राष्ट्रपति के पास होता है। जैसे भारत में सत्ता का केंद्र कौन है? प्रधानमंत्री है। भले ही राष्ट्रपति भारत में अपरोक्ष रूप से सबसे शीर्ष पद पर हैं, लेकिन सीधे पावर उनके पास नहीं है, अपरोक्ष रूप से है। तो सीधे पावर क्या है? प्राइम मिनिस्टर के पास है। लेकिन वहाँ सीधे पावर जो है ना, मुख्य तौर पर वो राष्ट्रपति के पास है। और राष्ट्रपति के निर्देशन में वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर काम करते हैं या करती हैं। ठीक है, तो यूलिया है, अब वो प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं। तो यूक्रेन को एक और मैप के जरिए देख लेते हैं, समझ जाएंगे आप चीज़ों को। ये अपना प्यारा भारत है और यूक्रेन कहाँ है? यूरोप में है। ये रशिया है, रशिया के बगल में, चूँकि रशिया इसलिए दिखा है क्योंकि युद्ध चल रहा है रशिया से। तो ये है यूक्रेन, और यूक्रेन का बहुत बड़ा हिस्सा रूस ने कब्जा कर लिया है। अब देखिए, यहाँ से अगर हम दिखाएं, यहाँ से लेकर ये इतना बड़ा हिस्सा लगभग वो किसके कब्जे में है? रूस के कब्जे में है उस युद्ध के दौरान। इसकी राजधानी क्या है यूक्रेन की? कीव। क्या है? कीव। राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की हैं। नए प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं? यूलिया सुरीडेंको। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? तो वह है 18 जुलाई को मनाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका को लोकतांत्रिक रूप से, मतलब दक्षिण अफ्रीका के लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित होने वाले पहले अश्वेत राष्ट्रपति। तो उन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी, बहुत वक्त जेल में रहे, तो ये दिवस मनाया जाता है। उनका जन्म हुआ था 1918 में दक्षिण अफ्रीका के केप प्रांत में। ह्यूमन राइट्स कार्यकर्ता थे, वकील थे, शांति के इंटरनेशनल प्रमोटर थे। उनको अक्टूबर 1993 में नोबल शांति पुरस्कार दिया गया था, नोबल पीस प्राइज़ दिया गया था। 2013 में 95 ईयर की उम्र में उनका निधन हो गया था। अगला क्वेश्चन, बिहार सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को कितनी यूनिट बिजली मुफ्त देने का फैसला किया है? आंसर का 125 यूनिट। तो बिहार कैबिनेट ने ये मीटिंग की, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उन्हीं की अध्यक्षता में, और तय हुआ कि 125 यूनिट तक मुफ्त दिया जाएगा। ये सरकार अनुदान देगी, ठीक है, और ये जुलाई में ही लागू कर दिया गया है। जो अगस्त में बिल आएगा ना, वो 125 यूनिट का उसमें चार्ज नहीं लगा रहेगा, ठीक है। वहाँ वैसे ही रियायत दर पर वहाँ बिजली मिलती है, ओके, करीब 4 रुपये के आसपास, 4.5 रुपये प्रति यूनिट है। उत्तर प्रदेश में अगर देखेंगे तो 7.5 रुपये के आसपास प्रति यूनिट लगभग बनता है। वहाँ पहले से ही बिजली की को सब्सिडाइज किया हुआ है सरकार ने, और अब 125 यूनिट तक की खपत का बिल नहीं देना है। उसके बाद जितनी भी यूनिट होगी उसका बिल देना पड़ेगा। अगर प्रीपेड मीटर है तो 125 यूनिट तक कोई भी राशि मतलब नहीं ली जाएगी, उसमें रहेगा शामिल, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैसला वहाँ के सरकार के द्वारा किया गया है। ये मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना जो है ना, उसी के तहत है। कौन सा? मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना। और ये घरेलू उपभोक्ताओं के लिए है, कमर्शियल के लिए नहीं है, ठीक है। वहाँ पर घरेलू जो उपभोक्ता है ना, वो 1,67,94,000 है। 1,67,94,000 उपभोक्ता है, तो उनको 125 यूनिट तक बिजली जो है ना वो मुफ्त मिलेगी। अभी आने वाले वक्त में चुनाव है वहाँ पर। अगला क्वेश्चन, हॉकी का पोलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई है? दीपिका सहरावत, ठीक है। दीपिका सहरावत, ये देख रहे हैं आप, हरियाणा की हैं, 21 वर्ष की हैं, भारतीय हॉकी महिला हॉकी टीम में स्ट्राइकर हैं, और उनको ये अवार्ड दिया गया है,
ठीक है, क्यों दिया गया है? तो 2024-25 के सत्र के दौरान FIH प्रो लीग जो हुआ था उसी में भुवनेश्वर में नीदरलैंड के खिलाफ उन्होंने जो गोल किए थे ना शानदार ढंग से, उसके लिए दिया गया है। ठीक है, और ये गोल उन्होंने फरवरी 2025 में किए थे, जिसके बाद भारत ने शूट आउट में नीदरलैंड को हरा दिया था। अगला क्वेश्चन, क्रिकेटर आंद्रे रसेल, उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, तो वो किस टीम के लिए खेलते थे? आंसर होगा वेस्ट इंडीज़ के लिए, वेस्ट इंडीज़ के लिए। ओके, न्यूज़ भी ये देख रहे हैं। तो 16 जुलाई को उन्होंने संन्यास का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि 21 जुलाई से शुरू रहे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले 2 T20 मैचों के बाद वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह देंगे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 मैच के बाद। ठीक है, तो ये वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं, काफ़ी चर्चित व्यक्ति हैं। ये रहा फोटोग्राफ इनका। अगला क्वेश्चन, फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? यहाँ ध्यान रखिएगा, फीफा वर्ल्ड कप नहीं है, ये फीफा क्लब वर्ल्ड कप है। दुनिया के जो बहुत सारे फुटबॉल क्लब हैं ना, वो सब इसमें खेलते हैं, और उसमें से जो विजेता है वो कौन है? चेल्सी, जो फुटबॉल क्लब है चेल्सी, इंग्लैंड का क्लब है, तो उसी ने ये खिताब जीत लिया है इस बार। ठीक है, तो उसने किसको हराया फाइनल में? फ्रांस के पेरिस सेंट जर्मेन जो क्लब है उसको हराया और ये खिताब जीत लिया है। और ये अमेरिका में आयोजन हुआ था, इसका जो होस्ट कंट्री था वो अमेरिका था, और जो जब विजेता को पुरस्कार दिए गए उस समय डोनाल्ड ट्रंप भी आप देख रहे हैं। उस दौरान कई सारे अवार्ड भी दिए गए अलग अलग लोगों को, जैसे कोल पामर को अवार्ड मिला गया है गोल्डन बॉल का, रॉबर्ट साचेंज को गोल्डन ग्लव का अवार्ड दिया गया है, मोइसेस कई सीडो उनको ब्रॉन्ज बॉल का अवार्ड दिया गया है, डिज़ायर डुए उनको फीफा बेस्ट यंग प्लेयर का खिताब दिया गया है, गोंजालो गार्सिया तो उनको टॉप गोल स्कोरर का खिताब दिया गया है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और शार्प लर्निंग ऐप पर कोर्सेज चल रहे हैं। अभी 2 कोर्सेज में एडमिशन ऑन कर दिया गया है, फिर से बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी उस पर। एक तो वर्ल्ड ज्योग्राफी है VOD, और एक है इंडियन ज्योग्राफी जो कि लाइव था, तो उसमें भी अब एडमिशन ओपन है। इसके अलावा एक और बैच है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसमें भी एडमिशन ओपन कर दिया गया है, तो देख सकते हैं आप। ओके, बाय।